और चलिए अब रुख कर लेते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव का, जिसमें एक एक कर हमारे सहयोगी और संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि आज राज्य के हिसाब से खबरों के लिहाज से क्या कुछ राज्यों में खास और महत्वपूर्ण रहेगा। रईस वानी हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रईस, जम्मू कश्मीर में खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा? किन बड़ी खबरों पर आज पूरे दिन नेटवर्क 10 की नजर बनी रहेगी? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करेंगे आज दिन की बड़ी खबरों पर जम्मू कश्मीर में क्या है, और सबसे जो बड़ी खबर वो सुबह ही जो है सामने आई है कि दो जो है, अगर हम बात करेंगे लश्कर तोयबा के या अगर हम बात करेंगे टीआरएफ के जो संगठन के जो एसोसिएट से जो मददगार है, उनको जो है पुलिस ने श्रीनगर में पकड़ लिया है और उनसे जो है भारी मिकदार में जो है हथियार भी बरामद किए गए हैं। और आपको मैं बता दूं 30 जो है पिस्टल और जो अगर हम बात करेंगे वहां पे काफी मिकदार में जो है उनसे जो है हथियार बरामद किए गए। और आपको मैं बता दूं ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। और अभी जो पुलिस ने केस जो है इसमें दर्ज वो जारी है। और आपको मैं बता दूं मनीषा, दूसरी अगर हम खबर ये कहेंगे नेशनल हाईवे के हवाले से, जो कि नेशनल हाईवे जो है वहां पे जो है सुबह ही और एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे जो 2 लोगों की जो है मौत हो जाती है और 7 लोग जो है वो जख्मी होते हैं, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। आपको मैं मनीषा बता दूं ये नेशनल हाईवे वही है जहां कुछ दिन पहले की अगर हम बात करेंगे कि वहां पे टनल के हादसे से अभी वो ताजा ही था, 10 लोग जो है वहां उसमें मारे गए थे। अभी उसी नेशनल हाईवे के रामबन इलाके में ही एक गाड़ी जो है वो गहरी खाई में गिर चुकी है और जिसके नतीजे में 2 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। और मनीषा, मैं आपको और एक खबर की आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, वो पॉलिटिकल खबर है। अगर हम यहाँ की जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर खबर है, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है जिससे ये कहा जाता था कि उस पार्टी से जो है सभी जो है किनारकश कर रहे हैं और उस पार्टी को छोड़ने के जो लगातार खबरें आ रही थी, आज उसी पार्टी में जो है श्रीनगर के जो मेन ऑफिस है महबूबा मुफ्ती के सामने जो है काफी लोग, ये बताया जा रहा है सूत्रों से कि सैकड़ों के लोग में जो है वहां पे उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये आज ये प्रोग्राम जो है श्रीनगर के जो पार्टी हाउस है पीडीपी का, वहां पे जो है कार्यक्रम जो शुरू होगा और काफी लोग जो है सैकड़ों की तादाद में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो शमूलियत उस पार्टी में करेंगे, वो भी महबूबा मुफ्ती के सामने जो फॉर्मर सीएम रह चुके हैं यहाँ पे। जी मनीषा, ये 3 बड़ी खबरें जो है जम्मू कश्मीर की आज थी। ठीक रईस, लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि रामबन इलाके में एक बार फिर से लापरवाही देखने को मिली, हादसा हुआ, लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो आखिरकार प्रशासन लापरवाही क्यों बरत रहा है? क्यों इन पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं जारी है? क्योंकि टनल पहले हादसा हुआ, उसमें कई लोगों की मौत भी हुई, कई लोग घायल भी हुए। ऐसे में प्रशासन कब जागेगा, ये गंभीर सवाल खड़ा होता है। जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार अगर हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें लाखों के करोड़ों रुपयों में जो है इसमें काम होना था, मगर जिसके कारण हाल ही में जो टनल में हादसा हुआ जिसमें 10 लोगों की मौत हुई, उस कंपनी के खिलाफ, जिस कंपनी वो टेंडर हुआ था उसने जो है लापरवाही की थी। उन्हें सबलेट आगे किया था, किसी दूसरे को जो है सबलेट किया था और उसके चलते जो उस कंपनी के खिलाफ बाज़ाब्ता एफआईआर लॉन्च हुआ और वहां पे जो है जो वो कंपनी थी उनको बाज़ाब्ता मुआवजा देना पड़ेगा। जो लेबरर्स वहां के, और जो लेबरर्स थे वो भी सारी बाहर के थे, उसमें से जम्मू कश्मीर के सिर्फ 2 लेबर थे जिनकी मौत हो चुकी है। और लगातार आज रामबन में फिर से एक हादसा हुआ है, क्योंकि तो मैं बता दूं नेशनल हाईवे का जो काम था ये काफी संगड़े, क्योंकि रोड भी वैसा नहीं है जिस तरीके से गाड़ियां भी चल रही है, दूसरी तरफ जाम भी देखने को मिल रहा है। और आज फिर से एक जो हादसा वहां पे हुआ जिनके 2 लोगों की मौत जो है वाक़ा हुई और 7 लोग जो है वो जख्मी हो चुका है। इसमें से ड्राइवर्स को भी चाहिए था कि जिस तरीके से रोड है की हालत है, ड्राइवरों को भी चाहिए कि कम से कम ये देखे कि सड़क की हालत कैसी और किस स्पीड में हमें चलना चाहिए नेशनल हाईवे पे। और आज जो है फिर से जो खबर आई है जिन 2 लोगों की और मौत हो चुकी है। जी मनीषा। ठीक, आप बने रहिएगा रईस, लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी और वाराणसी से सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन ज्ञानेंद्र सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी। देहरादून से आप जुड़े हुए हैं, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण आज पूरे दिन रहेगा?
देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरीके से मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है, अगले 24 घंटे भारी बारिश कुछ जिलों में होने की संभावना है। खासतौर पे देखा जाए चारधाम क्षेत्रों में और कुमाऊं के पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। और हमने देखा रात से जो बारिश का सिलसिला था वो सुबह 6 से 7 तक देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में भी होता हुआ नजर आया। खासतौर पर देखा गया कि केदारनाथ में भारी बारिश की वजह से यात्रा को रोकना पड़ा। जिस तरीके से लगातार जो बारिश थी केदारनाथ में हो रही थी और ऐसे में प्रशासन की तरफ से यात्रा को कुछ घंटे के लिए रोकना पड़ा। और ऐसे में देखा जाए जिस तरह मौसम विभाग ने अन्य जिस तरीके से आगे की संभावनाएं जारी की है और कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने ये बात कही है कि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी समेत पिथौरागढ़, नैनीताल में भारी बारिश अगले 24 घंटे के दौरान होने की जो है वो बन रही है। देखा जाए तो के अलावा देखा जाए तो तेज हवाओं के चलते हरिद्वार में पेड़ गिरने से एक युवक की मौत भी अभी तक हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम देखें चारधाम ठीक है अनिद्रा, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा, लगातार लौटूंगी आपके पास। वाराणसी से सचिन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सचिन बात करें तो आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा रहेगा और ज्ञानवापी मामले से जुड़ी और सुनवाई से जुड़ी क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी आपके पास? मैं बता दूं, आज पूरे प्रदेश या पूरे देश में एक ही चीज की हलचल है, ज्ञानवापी मामला, जिसकी सुनवाई आज 2 बजे के बाद होनी है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया। उसके बाद वाराणसी के जिला जज को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो यहाँ पे परिपक्व जज हैं उनको ही इसकी पूरी की पूरी जो मामला है उसकी सुनवाई करने के लिए कहा गया, जिसकी सुनवाई आज होनी है, जिसके लिए यहाँ पर पूरे दोनों पक्ष के वकील भी पहुंच गए हैं। तो ये आज खबरों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण खबर है पूरे वाराणसी की नहीं, पूरे देश की, क्योंकि पूरे देश की नजर ज्ञानवापी मामले पर टिकी हुई है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील रखेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दलील रखा, सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज वाराणसी को सौंप दी। तो जिला जज वाराणसी अब उसकी सुनवाई करेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा 8 हफ्ते के बाद वही सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। उसके बाद जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो कार्रवाई होगी और जो चीज होगा वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर मैं दूसरे खबर की बात करूं तो जो वाराणसी की है अक्सर और हमेशा एक चीज, वाराणसी की जो मूलभूत समस्या है बिजली की, मैं हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ की जनता बिजली से, क्योंकि गर्मी का समय है और बिजली अगर ना हो तो वैसे त्राही त्राही मच जाती है। तो वाराणसी में बिजली की जो कटौती है लगातार हो रही है ये भी, और पानी की भी समस्या बरकरार बनी हुई है। और मैं अगर तीसरी खबर की बात करूं मौसम को लेकर के, तो मौसम की जो आज की जो स्थिति है वो थोड़ी, जो पिछले कई दिनों से चली आ रही है गर्मी, उसमें थोड़ी रियायत है, क्योंकि कई सारे जो राज्य है वो वाराणसी से भी सटे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार बारिश है तो उसका असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर कश्मीर में अगर बर्फबारी हो रही है तो दिल्ली के बाद यहाँ पे तो रियायत जो है मौसम के लिहाज से, मौसम से लोगों को, भीषण गर्मी से लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है और आने वाले कुछ दिनों तक ये भी माना जा रहा है कि लगातार इस गर्मी से इसी तरह से लोगों को राहत मिलेगी। सचिन और रईस और ज्ञानेंद्र तिवारी, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त एक छूट और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बीच विवेक रंजन बिहार से भी हमारे सहयोगी आप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा? किन तमाम बड़ी खबरों पर, महत्वपूर्ण खबरों पर नेटवर्क 10 की नजर आज पूरे दिन लगातार बनी रहेगी? जी बिल्कुल मनीषा, आज बिहार की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर एक ऐलान कर दिए कि 27 मई को जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक करेंगे, जिसमें जो तमाम जो विपक्ष के नेता हो चाहे जो सत्ता पक्ष के नेता हो, सारे नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर लगभग 8 महीने के बाद ये सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत देखने को मिल जाता है कि सियासत लगातार बनी हुई थी, अब ऐसे में लेकर मुख्यमंत्री कल मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ऐलान किया कि जातीय जनगणना को लेकर आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर जानकारी दी मीडिया को कि जातीय जनगणना को लेकर 27 मई को सर्वदलीय बैठक की जाएगी। अब ऐसे में लेकर सर्वदलीय बैठक जब की जाती है तो बीजेपी का किस तरीके से स्टैंड रहता है वो देखना होगा। अगर वहीं दूसरी खबर की बात कर ली जाए तो बिहार
और हावड़ा के बीच जो बिहार और हावड़ा के बीच में जितने भी रेल जो परिचालन है वो 23 जोड़ी के परिचालन बाधित कर दिया गया। बाधित करने का वजह है बिहार का एक बड़हिया रेलवे स्टेशन पे 10 से ज्यादा ट्रेनों के ठहराव के लिए लोग मांग कर रहे हैं। वहां पे लोग आक्रोश में धरना दिए हुए हैं और लोग अभी जो रेलवे ने जो नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 24 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। जो हावड़ा और दिल्ली के बीच में जितने भी ट्रेनें चलती थी, चाहे संपूर्ण इधर आपका भागलपुर आनंद विहार की बात करिए तो सारे ट्रेन को रद्द कर दी गई है और कुछ लोगों का जो है रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर वहीं तीसरी खबर की बात कर लिया, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में जेडीयू की तरफ से जो अटकलें लग रही थी कि जेडीयू की तरफ से किसको भेजे जाएंगे, आरसीपी सिंह का चेहरा, क्योंकि आरसीपी सिंह का जो चेहरा जो केंद्र में अभी मंत्री हैं, अगर आरसीपी सिंह को नहीं केंद्र में भेजा जाता है, नहीं राज्यसभा भेजा जाता तो उनकी मंत्रिमंडल उनका संकट का छाया है। वहीं इसको लेकर जो कल नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाया था, जेडीयू का जो तमाम विधायकों का बैठक बुलाया था, उसमें निर्णय लिया था कि किसको राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं जो जेडीयू के और नीतीश कुमार के जो करीबी विधायक रहे हैं इंजीनियर सुनील सिंह, उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। अभी तक एक कंफर्म सूत्र नहीं है कि राज्यसभा आरसीपी सिंह जाएंगे या कोई और उनके जगह पे ठहरा जाएगा। जी मनीषा। इसके अलावा ज्ञानेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अगर हम कोरोना आंकड़ों की बात करें, क्योंकि एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि देश भर में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो कम होने के बाद फिर से बढ़े हैं, उनमें इजाफा हुआ है। अगर हम उत्तराखंड में कोरोना के मामलों की बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ आंकड़े बीते 24 घंटे में आए हैं? और देखिए, उत्तराखंड के अंदर कोरोना की जो रफ्तार है काफ़ी धीमी हो गई है। अगर देखा जाए तो रोजाना तकरीबन 14 से 15 मामले पिछले 24 घंटे में हमने देखे हैं कि पाए गए हैं। और जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, हालांकि चारधाम यात्रा में भी इस बात पे विशेष तौर पे गौर किया जा रहा है। पिछले हफ्ते के अगर रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी कम मामले आए हैं, रोजाना 14-15 के मामले ही देखने को मिले हैं। और ऐसे में कोरोना को लेके कहीं ना कहीं पहले से ही जो तैयारियां थी की तरफ से चारधाम यात्रा की शुरुआती कर ली गई थी। हालांकि शुरुआती दौर में हमने देखा था कि कई अफवाहें चल रही थी कि यात्रा में आने वाले लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी अनिवार्यता रहेगी। तो ये तमाम तरह की जो अफवाहें थी उस पर भी सरकार ने स्पष्ट करने का काम किया और निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की कोई भी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं। मौजूदा समय में की जो रफ्तार है उत्तराखंड के अंदर वो काफी कम है और यही वजह है कि चारधाम यात्रा में अगर हम देखें तो देश भर के जो श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और मौजूदा समय में हमने देखा कि 6 तारीख को कोरोना की वो कम हुई है और लगातार जो प्रशासन और सरकार है वो भी इस बाबत ध्यान देने में लगी है कि आंकड़ों को कंट्रोल में रखा जाए, उन्हें नियंत्रण में रखा जाए। मध्य प्रदेश से अंकित पचौरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें अंकित, तो आज क्या कुछ खबरों के लिहाज से बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा? मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में लगातार जो सांप्रदायिक हिंसा है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दी, चाहे वो खरगोन का मामला हो, चाहे रतलाम का मामला हो, चाहे नीमच का मामला हो। लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, मध्य प्रदेश की जनता है, उनसे यहाँ पर अपील की है और सामाजिक और धार्मिक सौहार्द यहाँ पर बनाए रखने की बात यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने कही है। उन्होंने कहा है किसी भी धर्म और किसी भी जाति के व्यक्ति से हम भेदभाव नहीं कर सकते और ना ही ये करना चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश की समस्त जनता से आज अपील की है कि वो किसी भी तरीके से ये धार्मिक और जातियों का जो भेदभाव है वो खत्म करें और किसी भी तरीके से जो है भेदभाव ना करें। दूसरी खबर की हम बात करें मनीषा, तो मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद अब एक नई चिंता यहाँ पर बढ़ गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर मंकी पॉक्स का अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है, जिसके चलते अब जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सख्त यहाँ पर हो गया है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार इस मामले में मॉनिटरिंग कर रहा है। मनीषा, अगर हम मौसम के लिहाज से बात करें तो क्या मौसम का मिजाज कुछ बदला है अंकित, और आने वाले दिनों में क्या गर्मी से राहत मिलती है यहाँ के लोगों को दिखाई देगी? मनीषा, बिल्कुल मौसम की बात अगर हम मध्य प्रदेश की करें तो अभी पिछले 2 दिनों से जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम हुआ है, लोगों को राहत गर्मी से यहाँ पर मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही अनुमान लगाया था कि मध्य प्रदेश में इस बार प्री मानसून और मानसून काफी जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड, चंबल, ग्वालियर, चंबल और उसके साथ साथ जो मालवा क्षेत्र है वहां पर मानसून प्री मानसून यहाँ पर आ चुका है। साथ ही कुछ संभागों में यहाँ बारिश हुई है। बुंदेलखंड के हिस्से की बात करें या फिर
जो मालवा क्षेत्र वहां पे बात करें तो जो बारिश है और तेज हवाएं हैं उसके चलते जो अब टेम्परेचर है वो मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं कम हुआ है। पहले टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री सेल्सियस यहाँ जा रहा था, लेकिन अब पारा लुढ़क करके 42 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको गर्मी से राहत मिली है और लू से भी यहाँ पर राहत मिली है। ठीक है अंकित, आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए मौसम बिगड़ा हुआ है और चारधाम यात्रा ऐसे में सुचारू है, ऐसे में व्यवस्थाएं क्या दुरुस्त है वहां पर? किस तरह की व्यवस्थाएं हैं ताकि लोगों को और परेशानियों का सामना ना करना पड़े? जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि लगातार भारी बारिश भी वहां पर हो रही है। देखिए, चारधाम क्षेत्रों की बात करें तो जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के अंदर हमने देखा चारधाम मार्गों में जिस तरीके से बारिश की वजह से कहीं ना कहीं कई जगह जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिली, क्योंकि भारी बारिश के अलावा जिस तरीके से आंधी भी कहीं ना कहीं चल रही थी और ऐसे में कई जगह पेड़ गिरने की घटना भी हुई। और हमने ये भी देखा कि हरिद्वार में पेड़ की चपेट में आने की वजह से एक युवक की भी मौत हुई। चारधाम क्षेत्रों में विशेष तौर पर अगर हम बद्रीनाथ और केदारनाथ के मार्गों की बात करें, इस दौरान यात्रियों को हालांकि बारिश की वजह से दिक्कतें जरूर हुई, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से जगह जगह उन्हें रोका गया जब मौसम खराब हो रहा था। मौजूदा समय में भी बारिश की वजह से दिक्कतें जो हैं केदारनाथ में सबसे अधिक देखने को मिल रही है। सुबह जिस तरीके से जो यात्रा था उसे तकरीबन 3 घंटे तक रोका गया, क्योंकि भारी जो बारिश है वो केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही थी। मौसम लगातार बदल रहा था, ठंड जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी केदार घाटी में। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस बात को लेके चिंता थी, श्रद्धालुओं की सेहत को लेके, और ऐसे में यात्रियों को जगह जगह रोकने का जो काम किया गया। और जैसे मौसम खुलता जा रहा है, यात्रियों को आगे जो रवाना है वो स्थानीय प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और ऐसे में ये भी जरूरी है कि जो यात्री चारधाम के लिए रवाना हुए हैं, मौसम खराब होने की स्थिति में वो जगह जगह रुक जाएं, क्योंकि रास्ते इतने खराब हैं चारधाम क्षेत्रों के कि जगह जगह जो है लैंडस्लाइड और तमाम तरह की समस्याओं का कहीं ना कहीं होना एक देखा जा रहा है। क्योंकि हमने यमुनोत्री में मार्ग पे भी देखा था कि किस तरीके से कई दिनों तक यात्रा बाधित रही थी और सड़क धंसने की वजह से। तो ऐसे में अगर मौसम खराब होता है तो यात्रियों को भी खुद सतर्क रहने की आवश्यकता है और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है कि अगर हालात बिगड़ते हैं, परिस्थितियां बिगड़ती हैं बदलते और बिगड़ते मौसम के कारण, तो उससे भी निपटा जा सके और उसको नियंत्रण में रखा जा सके। सचिन, देखिए यूपी में अगर हम राजनीतिक हलचलों की बात करते हैं तो आजम खान ने और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने भी कहीं ना कहीं आज विधायक पद की शपथ ली है। क्या माना जाए, क्या फिर से राजनीति में एक्टिव होने की, जो माना जाए कि वापस से राजनीति में एक्टिव होना चाह रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, मैं बता दूं आपको कि आजम खान की जब रिहाई हुई तो कहीं ना कहीं सियासत हलचल सी मच गई, क्योंकि गद्दावर नेता कहे जाते हैं आजम खान। मुसलमान लोगों के मसीहा भी कह दूं तो कोई गलत नहीं होगा मनीषा, क्योंकि हर कई सालों से जो है मुसलमान पक्ष जो के लोग हैं, मुसलमान वर्ग के बहुसंख्यक लोग के वो नेता माने जाते हैं और गद्दावर नेता माने जाते हैं यूपी के। तो मैं सियासत की अगर हलचल कहूँ, आज उन्होंने शपथ भी ली है। अखिलेश यादव से भी उनका आमना सामना हुआ और योगी से भी। तो देखना अब यही दिलचस्प होगा कि आजम खां क्या सोचते हैं, क्योंकि कई सालों से सपा में उनकी एक पैठ बनी हुई। क्योंकि जब आजम खां जब रिहा हुए तो शिवपाल यादव उनके स्वागत के लिए पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं मनीषा ये माना जाए कि सियासत की ये हलचल बहुत मायने रखती है। जहां सपा के साथ जुड़ करके राजनीति की एक मिसाल पैदा की यूपी में, बहुसंख्यक जो मुस्लिम पक्ष के लोगों को मिला करके जो सत्ता में काबिज हुए, तो ये भी एक बहुत। और उसके बाद जब रिहा हुए तो जब शिवपाल यादव पहुंचे, अखिलेश यादव वहां उनसे मिलने के लिए भी, चाहे उनकी जब रिहाई हुई तो उनके सम्मान और उसके स्वागत के लिए भी नहीं पहुंचे। तो अब देखना बहुत मनीषा महत्वपूर्ण हो जाता है। रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सचिन आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, आपने भी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आपका भी बहुत धन्यवाद। विवेक रंजन, आपका भी बहुत शुक्रिया। अंकित, आपका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और चलिए फिलहाल इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।